अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को सीख लिया था। अब ये एक तीसरा क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। लेट्स हैव अ लुक कि इसके अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। बेसिकली इसके अंदर हम लोग डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तो करेंगे ही, लेकिन साथ में अब हम डिस्पोजल की जानिब आ रहे हैं। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। तो डिस्पोजल के मीनिंग क्या है यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसको ज़रा पहले गौर से देख लेते हैं। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है वो तीन तरह के होते हैं। नंबर वन है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेंस्ट कैश। इसका मतलब ये है कि जब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी वजह से जो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई परचेज़ किया था फिक्स एसेट, कोई मशीनरी, कोई भी ऑफिस फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग वगैरह हो गई, ये तमाम चीज़ें आपने परचेज़ की थी, लेकिन चंद साल इसको इस्तेमाल करने के बाद आपने इनको सेल आउट कर दिया। सही, किसी भी वजह से सेल आउट कर दिया कि मतलब वो अब आपके किसी इस्तेमाल का नहीं रहा, या जिस मकसद के लिए आपने लिया था मकसद पूरा हो गया है, यानी कि एसेट की लाइफ ख़त्म होने से पहले आपने उसको सेल आउट कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेंस्ट कैश। पैसा आपने ले लिया, ये हमारा पहले किस्म का डिस्पोजल है। सेकंड डिस्पोजल इज़ एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड एसेट विद अ न्यू वन। इसका मतलब ये है कि आप एक मशीनरी इस्तेमाल कर रहे थे, कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे थे, चंद साल करने के बाद आपको ऐसा फील हुआ कि अब मार्केट में इससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीनरी आ गई हैं, इससे ज़्यादा अच्छे और हमारे पास एसेट्स आ गए हैं, तो आपने पुराने वाले को देकर नया वाला हमने ले लिया, यानी कि एक्सचेंज की हमने ट्रांजेक्शन कर ली। उस शोरूम में जाकर, किसी भी शोरूम में जाकर हमने जो है जो मशीन हम देना चाहते हैं पुरानी वाली देकर नई ले ली, ठीक है, पुराना दे के नया ख़रीद लिया। दिस इज़ कॉल्ड दी एक्सचेंज। तीसरा है डिस्कार्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट। डिस्कार्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट का मतलब ये है कि आपका एसेट जो है वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल की लाइफ थी, 5 साल आपने अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर लिया, अब वो किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, तो अब हम उसको डिस्कार्ड करेंगे, यानी अपने पास से उठाकर उसको समझ लो फेंक देंगे, उसको उठाकर छत पे डाल दिया, कचरे में डाल दिया, किसी इस्तेमाल का रहा ही नहीं, फुल यूटिलाइज़ कर चुके हैं एसेट को, उसकी पूरी लाइफ को एंजॉय कर चुके हैं, उसको पूरी लाइफ को हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है। तो अब हम इस एसेट को ना बेच सकते हैं क्योंकि पूरी लाइफ इस्तेमाल हो चुकी, किसी काम का नहीं, ना ही आप इसको सेल कर सकते, ना ही आप इसको पुराना समझ के किसी को देकर नया दे सकते हैं, यानी किसी भी काम का नहीं है, इसको आपने डिस्कार्ड करना होगा अपने पास से। तो तीन तरह का ये डिस्पोजल है। तो सबसे मेन जो हमारा है वो नंबर वन वाला है। नंबर वन में है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेंस्ट कैश। तो ये एक्सरसाइज हमारे पास है। तो इसमें लिखा है कि ऑन 10 अगस्त 20x3, अब आप इसको 2003 समझ लें, जॉब लॉट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिटेलर, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है कोई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मतलब रिटेलर हैं, उसको बेचते हैं ये। बॉट ऑफ फिक्स्ड एसेट विच कॉस्ट 1 लाख। एक इन्होंने फिक्स एसेट ख़रीदा, वो फिक्स एसेट कुछ भी हो सकता है, और मशीनरी भी हो सकती है, ऑफिस का इक्विपमेंट भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। इट हैड एन एंटिसिपेटेड लाइफ ऑफ 4 ईयर्स। उसकी जो है एस्टिमेटेड, यानी कि एंटिसिपेटेड मीन्स एस्टिमेटेड लाइफ, उसकी 4 साल की लाइफ है। एंड एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 20,000। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब वही है जो स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि स्क्रैप वैल्यू कह लें, रेजिडुअल वैल्यू कह लें, या सैल्वेज वैल्यू कह लें, एक ही बात है। यानी कि जब इसकी लाइफ 4 साल की पूरी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब भी ये फिक्स एसेट कितने में बिक जाएगा। इट वुड बी सोल्ड आउट इन 20,000। द कॉस्ट वॉज 1 लाख and the anticipated life was 4 years and the estimated residual value 20,000। आगे कहते हैं ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट्स इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, कुछ ऐसे हालात वाक़यात आ गए कि द एसेट वॉज सडनली सोल्ड ऑन 10 मार्च 20x6, 2006 समझ लें इसको आप। यानी अचानक इसको बेचना पड़ गया, बेच दिया हमने, 10 मार्च को बेचा फॉर 45,000 में आपने इसको बेच दिया। ओके, आगे लिखा है द पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इन फुल इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन इन द ईयर ऑफ सेल। अब यहाँ पर ये पहली मरतबा पॉलिसी की बात आ रही है, तो पॉलिसी पे चलते हैं। ये हमने लिख दी है दोनों पॉलिसी। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की पॉलिसी दो तरह की हो सकती है, ठीक है।
पहली पॉलिसी है कि फुल ईयर पॉलिसी। फुल ईयर पॉलिसी में क्या होता है, अंडर दिस पॉलिसी फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी आप जिस साल परचेज करेंगे उस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्या सर ऐसा कभी होता है कि अगर हम किसी साल परचेज करें फिक्स एसेट तो पूरे साल का ना लगाएं? ऐसा होता है। जब आपने फॉर एग्जांपल कोई फिक्स एसेट साल के स्टार्टिंग पे नहीं खरीदा, आपने फॉर एग्जांपल फैब में ख़रीदा, जनवरी में आपने नहीं खरीदा, फैब में ख़रीदा, तो अगर आप फैब में परचेज करते हैं तो फैब का मतलब ये है कि एक महीने आपने उस फिक्स एसेट को इस्तेमाल नहीं किया, तो आम हालात में तो 11 महीने इस्तेमाल हुआ ना। अगर हम फैब से दिसंबर तक का ये टेन्योर लगाएं तो ये कितने महीने बनेंगे, ये बनेंगे हमारे 11 मंथ। तो उसूलन तो ये होना चाहिए सर एक महीना इस्तेमाल नहीं हुआ तो एक महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होना चाहिए, 11 महीने का चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल आपने अगस्त में ख़रीदा है, अगस्त में फिक्स एसेट को ख़रीदा है, तो अगस्त से दिसंबर तक का जो हमारा टेन्योर बनता है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 5 मंथ का ये पीरियड बनता है, तो 5 महीने का लगना चाहिए। यानी जितने महीने फिक्स एसेट इस्तेमाल हुआ उतने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। मगर इफ़ द कंपनी यूजेज द फुल ईयर पॉलिसी देन हम क्या करेंगे, हम जिस साल परचेज किया है, चाहे पहले महीने में किया है, दूसरे महीने में किया है, तीसरे महीने में परचेज किया है, 8वें महीने में परचेज किया है, 9 मंथ में किया है, 10 मंथ में किया है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मंथ इन विच द एसेट वॉज परचेज, किसी भी मंथ में आपने एसेट परचेज किया हो, यू विल हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर होल ईयर। उस पूरे साल का आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और उसके बाद जितने आगे यूज़ होने वाले साल हैं वो तो हैं ही पूरे साल, ठीक है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बात इसके बाद आखिरी ये भी है कि एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। और जिस ईयर में आप ये फिक्स एसेट बेच देंगे उस ईयर में पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे, ठीक है। यानी अब आपने फॉर एग्जांपल जिस साल बेच रहे हैं आपने सिर्फ 1 महीना इस्तेमाल किया, 2 महीने इस्तेमाल किया, 3 महीने इस्तेमाल किया, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, कभी भी जितने भी महीने आपने इस्तेमाल किया है बेचने वाले साल में, आप एक महीने का भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द फुल ईयर पॉलिसी। यही यहाँ पर लिखा है, द पॉलिसी ऑफ द कंपनीज टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इन फुल। डेप्रिसिएशन इन फुल, फुल कब, इन द ईयर ऑफ परचेज, जब जिस साल परचेज होगा फुल ईयर का चार्ज होगा। एंड नन, और बिल्कुल भी चार्ज नहीं करेंगे इन द ईयर ऑफ सेल, जिस ईयर में बेचेंगे उस ईयर में चार्ज ही नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। दिस इज द पॉलिसी। क्वेश्चन खत्म हो गया। रिक्वायरमेंट नंबर ए, कैलकुलेट द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन फॉर ईच ऑफ द ईयर्स using both the straight line method and reducing balance method, showing clearly the net book values as at the end of each of the years, ठीक है जी। दोनों मेथड इस्तेमाल करते हुए सारे काम करने हैं, तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ए की हेडिंग डाली और ये हेडिंग डाल दी कि सॉल्यूशन बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्यूशन बनाएंगे। अब सॉल्यूशन करने से पहले देखिए बच्चों, एक बात याद रखिएगा, जब भी एसिड्स को आपने ख़रीदा और बेचने का सवाल हमारे पास आ जाए, यानी डिस्पोजल का क्वेश्चन आ रहा है, देन हमें एसिड की एक लाइफ लाइन बनानी होगी। एक लाइफ लाइन बनानी होगी कि एसिड हमारे पास कब आया था और कब हमने उसको बेच दिया। तो मैंने यहाँ पर ये लाइफ लाइन बना ली है एसिड की। तो आप क्योंकि देख सकते हैं कि 10 अगस्त 2003 को हमने परचेज़ किया था, तो ये जो लाइन है 10 अगस्त 2003, ये है हमारी मशीन परचेज़, इस तारीख पर मशीन हुई परचेज़, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद किस तारीख पर बेचा गया, यानी पहले हमें दो तारीखों को हाईलाइट करना है। मशीन कब हमारे पास आई थी और किस तारीख पे चली गई। तो 10 अगस्त 2003 को हमने ख़रीदा था और इसको जो बेचा गया है सडनली सोल्ड ऑन 10 मार्च 2006, तो ये है वो तारीख एट विच द मशीन वॉज सोल्ड। तो 10 मार्च 2006 को मशीन सोल्ड हो गई। तो हमने ये दोनों पॉइंट को मार्क कर दिया कि पहले आपने ये आइडेंटिफाई करने हैं। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट
जिस पे मशीन परचेज हुई, दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर मशीन हमारे पास से चली गई। अब इसके बीच में जितने भी एयर एंड फॉल करेंगे हमें उनको हाईलाइट करना होगा। इन दोनों तारीखों के बीच में जितने भी एयर एंड आ रहे हैं, आइए देखते हैं। एयर एंड का मतलब ये है कि हमारा कैलेंडर ईयर कब एंड होगा, ठीक है, यानी कि दिसंबर 31। तो 2003 चल रहा है तो पहले 2003 का दिसंबर आएगा। इस लाइन को हमने नाम दे दिया 31 दिसंबर 2003। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर एंड, राइट। फर्स्ट ईयर एंड मशीन का ईयर नहीं है, ये हमारी कंपनी का ईयर एंड है विद द मशीन। और 2003 के दिसंबर के बाद 2004 का दिसंबर आएगा, ये हमारा 4 का दिसंबर आ गया, दिस इज़ द सेकेंड ईयर एंड। उसके बाद 2005 का दिसंबर आएगा, दिस इज़ द थर्ड ईयर एंड। यानी कि 10 अगस्त 2003 के बाद पहला दिसंबर आया, ये रहा पहला दिसंबर, ये रहा दूसरा दिसंबर, ये रहा तीसरा दिसंबर। उसके बाद 2006 के दिसंबर के आने से पहले 10 मार्च 2006 पर ही मशीन को सेल आउट कर दिया गया। तो यानी 2006 का दिसंबर इस मशीन ने देखा ही नहीं हमारी कंपनी में। ओके जी। अब ये एयर एंड हमने इसलिए निकाले हैं क्योंकि हम लोगों को डेप्रीसिएशन जो चार्ज करना होता है वो एयर टू एयर करना होता है, ठीक है जी। और डेप्रीसिएशन बाय यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। सो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे पहले। स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या था? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पर ईयर कॉस्ट लेस सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, राइट, स्क्रैप वैल्यू का ही दूसरा नाम है। एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय द लाइफ, यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, ओके। पुटिंग द वैल्यूज, कॉस्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि इस एसेट की हमने एस्टिमेट कर लिया है, हमने एक अंदाज़ा लगा लिया, भाई फॉर एग्जाम्पल मशीन है ये 1 लाख की कॉस्ट लेस सैल्वेज वैल्यू दैट वाज 20,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ वाज 4 years। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पर ईयर, आप जैसे कि जानते हैं ये बात कि डेप्रीसिएशन का ये मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, गिव्स द सेम डेप्रीसिएशन ईच ईयर। दैट इज़ वाई वी आर राइटिंग ईयर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पर ईयर, क्योंकि हर साल का डेप्रीसिएशन सेम ही होगा। तो 1 लाख माइनस 20,000 दैट इज 80,000 एंड डिवाइडेड बाय 4। ईयर्स लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं खाली आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस पर ईयर इज इक्वल्स टू, अब 80,000 को आपने क्या करना है, डिवाइड करवाना है 4 से, दैट विल बी 20,000 पर ईयर। यानी दिस इज द डेप्रीसिएशन इफ वी यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड, कि हमारी मशीन की इस फिक्स एसेट की वैल्यू एवरी ईयर 20,000 से गिर जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब हमने डेप्रीसिएशन कहाँ तक का निकालना है, देखिए जी, हमने पहला डेप्रीसिएशन निकालना है 31 दिसंबर 2003 और दूसरा निकालना है 31 दिसंबर 2004, थर्ड निकालना है 31 दिसंबर 2005 और फोर्थ हमने निकालना है 10 ऑफ मार्च 2006। ठीक है जी, ये हमारी पहली डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन की तारीख है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। इस तारीख पे हमने मशीन को सोल्ड कर दिया, तो इस तारीख तक का हमें डेप्रीसिएशन चाहिए। ओके जी, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस $20,000 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 20,000, तीसरे साल के लिए 20,000, चौथे यानी 10 मार्च तक के लिए भी 20,000 है, क्योंकि हर साल का 20,000 है। मगर अब एक बात ज़रा सुनिए कि पहले साल में 20,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज पूरा करना है या नहीं करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी यूज बाय द कंपनी। The policy of the company is to provide the depreciation in full in the year of purchase and none in the year of sale। ठीक है जी, ये जो है 31 दिसंबर 2003 was the year of purchase
and 2006 is the year of sale. अब according to the policy we don't have to charge the depreciation in the year of sale, but we have to charge the depreciation in full in the year of purchase, right? तो ईयर ऑफ परचेज ये 2003 है, तो 2003 में पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। पूरा कितना बनता है सर? 20,000 बनता है। अच्छा सर, अगर ये 20,000 चार्ज नहीं करते तो कितना करते? हम ये काउंट करते कि 10 अगस्त से लेकर दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2003 तक का ये कितने मंथ बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इट इज़ 5 मंथ, ये 5 महीने बनते हैं। अगर हम फुल ईयर पॉलिसी यूज़ नहीं करते तो हम यहाँ पर 5 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते, एंड दैट पॉलिसी कॉल्ड द मंथली पॉलिसी। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी, अंडर दिस पॉलिसी डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द मंथ ऑफ परचेज टू मंथ ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे मंथली पॉलिसी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 12 करके 20,000 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 मंथ के डेप्रिसिएशन पर, बिकॉज दिस डेप्रिसिएशन इज बिलोंग्स टू 12 मंथ, ये 12 महीने का है। तो 20,000 डिवाइड हो रहा है एक्चुअली 12 से, तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन आ रहा है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास 5 महीने का डेप्रिसिएशन आ रहा है। लेकिन ऐसा हमें अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है। अभी क्या पॉलिसी है सर? पॉलिसी ये है कि फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा सर? 20,000 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, मैं यहाँ ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ क्योंकि फुल ईयर पॉलिसी है, तो फुल ईयर मैंने आपको शो कराने के लिए लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर का 2004 का, तो सर 2004 में तो पूरे ही 12 महीने इस्तेमाल हुई है, तो ये तो 20,000 ही आएगा। 2005 में पूरे साल इस्तेमाल हुई है तो वो भी 20,000 आना चाहिए। मगर हम 2006 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं, मगर यहाँ पर चार्ज करना नहीं है। क्यों नहीं करना सर? क्योंकि फुल ईयर पॉलिसी यही तो कहती है कि नन इन द ईयर ऑफ सेल। आप जिस ईयर में सेल आउट कर रहे हैं उस ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, अगर ये वाली पॉलिसी नहीं होती, मंथली पॉलिसी होती, तो हम क्या करते? हम बिल्कुल क्या करते, हम यहाँ पे 20,000 को मंथ से मल्टीप्लाई करवाते कि जितने महीने इस्तेमाल हुआ है। अब आप देख सकते हैं 2006 की बात करें तो मार्च तक इस्तेमाल हुआ है, इनफैक्ट 10 मार्च भी पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हम जनवरी और फरवरी का डेप्रिसिएशन लेते हैं, क्योंकि मार्च के 10 दिन हैं। अगर 15 दिन तक होते हैं तो महीना हमारे लिए काउंटेबल होता है, लेकिन अगर 15 दिन से कम इस्तेमाल हुआ होता है तो मंथ हमारे लिए नेग्लिजिबल होता है आम सूरत हाल में, व्हेन वी यूज़ द मंथली पॉलिसी। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि ये हमारा जो फिक्स एसेट है 2006 में 2 महीने इस्तेमाल हुआ है, तो नॉर्मल हालात में तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था, यानी कि हमें 20,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 12 करवाना पड़ता। लेकिन अभी क्योंकि कंपनी यूज़ करती है फुल ईयर पॉलिसी, तो फुल ईयर में आप जिस साल बेचते हैं उस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, इसलिए यहाँ मैंने नील लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा इस मशीन की पूरी हमारे पास जब तक ये रही तब तक का सारा डेप्रिसिएशन बना, इट इज़ 60,000, 60,000। तो ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया है हमारा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से। अच्छा जी, अब इन्होंने ये भी कहा है कि शोइंग क्लियरली द नेट बुक वैल्यूज़, नेट बुक वैल्यू बतानी है हर साल के एंड पर। अच्छा, नेट बुक वैल्यूज़ दिखा देते हैं, ये भी इसी प्रॉब्लम का हिस्सा है। नेट बुक वैल्यूज़, अब नेट बुक वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं? हर साल के एंड पे दिखानी है। पहला साल आएगा 2003, ठीक है, दूसरा आएगा 2004, फिर 2005 और फिर 10 मार्च, क्योंकि ये 2006 का साल तो मशीन पूरा करेगी ही नहीं हमारे साथ, क्योंकि हमने इसको बेच दिया है। 10 मार्च 2006। अब बुक वैल्यू बताने का मतलब ये होता है कि आप अपने फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट बताइए। पहले तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट क्या थी, यानी आपने कितने में परचेज किया था।
आप हर साल के स्टार्ट पे ये बताइए सर कितने का परचेज़ किया था। ये 2003 में भी हम ये बोलेंगे सर 1 लाख का परचेज़ किया था। 2004 में क्या बोलेंगे सर 1 लाख का ही परचेज़ किया था। 2005 में क्या बोलेंगे सर 1 लाख का ही परचेज़ किया था। और जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन भी क्या बोलेंगे कितने का परचेज़ किया था भाई, 1 लाख का परचेज़ किया था। अच्छा जी, अब आपने इसमें से लेस करवाना है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का मकसद क्या था सर, देखें अगर हम बात करें यहाँ पर पहले साल का कितना डेप्रीसिएशन हमारे पास एक्यूमुलेट हुआ, तो आप यही करेंगे सर पहले साल में 20,000 एक्यूमुलेट हुआ। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि दूसरे साल तक कितना एक्यूमुलेट हुआ, सर दूसरे साल तक तो 20,000 पहले साल का होगा और दूसरे साल का खुद भी कितना होगा 20,000 होगा, यानी कि 40,000 एक्यूमुलेट हुआ डेप्रीसिएशन। तीसरे साल तक कितना एक्यूमुलेट हो गया सर, सर 60,000 एक्यूमुलेट हो गया सर। अच्छा जी, इसका मतलब तीसरे साल तक 60,000 एक्यूमुलेट हो गया था। अच्छा, जिस दिन आप इसको बेच रहे हैं उस दिन तक कितना एक्यूमुलेट हो गया सर, ज़ीरो। हमने उस साल का एक्चुअली डेप्रिसिएशन लगाया नहीं अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, दैट इज़ वाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी प्रोविजन जो टोटल हमारा जमा हुआ था वो चौथे यानी कि 2006 की 10 मार्च तक वही 60,000 ही था हमारा, यानी हमारा कुल जो एक्यूमुलेट हो पाया डेप्रीसिएशन वो 60,000 हुआ। लेकिन ये हर साल होता रहा। पहले साल का एक्यूमुलेट कितना था 20,000, तो मुझे यहाँ पर प्रोविजन में 20,000 दिखाना है लेस करवा के, राइट, लेस करवा कर दिखाएंगे क्योंकि पढ़ने वालों को ताकि ये पता लगे कि पहले साल की कितनी मशीन की वैल्यू गिर गई थी। तो 1 लाख में से अब आप 20,000 को निकाल दें तो इट विल बी 80,000। इसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। यानी आपकी मशीन अगर 1 लाख की थी एट दी, इनफैक्ट दिस वाज द कॉस्ट ऑफ द मशीन, कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट, बट आपने पहले साल भी उसको यूज़ किया है तो आपने एस्टिमेटेड उसकी 20,000 की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया है। तो आफ्टर दैट आपकी जो बुक वैल्यू रह गई है दैट इज़ 80,000, राइट। अब दूसरे साल की बात करें सर, दूसरे साल में हमने पूछा सर आपने मशीन या एसेट कितने का लिया था सर, 1 लाख का लिया था। अच्छा, दूसरे साल तक कितनी वैल्यू आपकी जो गिरी थी वो एक्यूमुलेट कितनी हो गई, डेप्रिसिएशन टोटल एक्यूमुलेट कितना हो गया सर, 20,000 तो पिछले साल का और 20,000 इस साल का है, तो कुल मिलाकर ये 40,000 हो गया। तो 40,000 की वैल्यू आपकी एक्यूमुलेट हो गई है जो गिर चुकी है। तो 1 लाख में से 40 निकाल दिया तो इसका मतलब है कि 60,000 रह गया। ऐसे ही 2005 में अगर बात करें हम तो 2005 तक कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया सर, 60,000। 60,000, अच्छा जी, तो फिर हमारी वैल्यू कितनी रह गई मशीन की, 40,000, राइट। अच्छा जी, अब ये जो 10 मार्च 2006 है तो यहाँ पर भी, यहाँ इस साल में तो कोई डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं है ना हमने, तो यहाँ भी एक्यूमुलेटेड कितना ही है, यहाँ पर 40,000 ही है। 40,000 का एक्यूमुलेटेड 60,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, तो बुक वैल्यू जो रह गई है वो 40,000 रह गई है। तो ये हमारी बुक वैल्यू हमें क्या बताती है कि एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर हमारे फिक्स एसेट की वर्थ यानी वैल्यू कितनी रह गई है, तो ये आ गई इनकी बुक वैल्यूज। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज़ करके हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट का आंसर दे दिया है। अब हम ऐसे ही बात करेंगे, यही सारा काम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करेंगे।
या हम ये काम भी कर सकते हैं कि पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से इसके बकाया काम को पूरा कर देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिमिनिशिंग को करेंगे। पहले मैं इसी मेथड पे कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड में यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब मैं बी रिक्वायरमेंट पे आ रहा हूँ। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द एसेट अंडर बोथ ऑफ द अबव मेथड। डिमिनिशिंग को अभी हम बाद में ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी बोला स्ट्रेट लाइन को ही ले रहे हैं हम लोग। कैलकुलेट द लॉस और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। ओके जी, अच्छा जी, तो हमने रिक्वायरमेंट नंबर बी की हेडिंग डाली, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब आप जानते हैं कि हमने फिक्स्ड एसेट को अपने बेच दिया है। अब उसके बेचने में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आइए वो देखते हैं। देखिए जी, सबसे पहले you have to write the cost of fixed asset. That what was the cost of fixed asset? Cost of fixed asset, आपके एसेट की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख जब आपने इसे परचेज किया था, राइट। इसमें से आपको लेस करवाना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। जिस तारीख तक इसको आपने इस्तेमाल किया था वहाँ तक का जितना आपने डेप्रीसिएशन चार्ज किया है वो सारा का सारा आप इसमें से लेस करा दें। और हम जानते हैं हमने पहले साल का 20,000 चार्ज किया, दूसरे साल का 20 चार्ज किया, तीसरे साल का 20 चार्ज किया, जिस साल बेचा उस साल का चार्ज नहीं किया, तो इसका मतलब 20 हो गया 60,000। तो हमने इस मशीन को इस्तेमाल करके 60,000 की वैल्यू को गिरा दिया था, रिड्यूस कर दिया था। तो इसका मतलब एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ये मशीन की जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी? बुक वैल्यू ऑफ मशीन कितनी थी सर? सर वो 40,000 है, जो कि हम यहाँ से भी निकाल चुके हैं। अगर आप देख सकते हैं ये जो हमने बुक वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, इनका एक फ़ायदा ये भी है कि हम हर साल देख सकते हैं कि किस साल कितनी वैल्यू रह गई थी, राइट। तो 40,000 की बुक वैल्यू है हमारी मशीन की एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। अब आप देखें आपकी चीज़ 40,000 की है, अब आपको ये देखना होगा कि आपको उसके पैसे कितने मिले। उन्होंने बोला दी एसिड वॉज सडनली सोल्ड ऑन 10 मार्च 2006 फॉर 45,000। सर 40,000 की हमारी मशीन की वैल्यू रह गई है, यानी हमारे लिए वो 40,000 की है। अब आपको 45,000 रुपये मिल रहे हैं या $45,000 मिल रहे हैं। तो अब आप खुद यहाँ सोच के बताइए कि आपको अगर कैश ज़्यादा दे दिया जाए, आपकी चीज़ की वैल्यू से ज़्यादा पैसा दिया जाए तो आपको होगा प्रॉफिट। और अगर आपकी चीज़ से कम पैसा आपको दिया जाए, आपकी चीज़ 40,000 की है, 40,000 से कम पैसे दिए जाएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। 40,000 से आपको ज़्यादा पैसे दे दिए जाएँ, जैसे कि 45,000 इस केस में दिए जा रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। सो कैश रिसीव्ड, मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, लेस करवा रहा हूँ कैश रिसीव को, दैट इज़ 45,000। अब यहाँ पर आपने प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है। सर प्लस में आंसर प्लस में आएगा तो प्रॉफिट है, माइनस में आएगा तो लॉस है। आपने यहाँ पर सिचुएशन को देखना है। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि हमारी जो मशीन की बुक वैल्यू है एट द टाइम ऑफ सेल दैट इज़ 40,000 एंड वी आर रिसीविंग कैश 45,000। 45,000 का कैश जाहिर सी बात है ज़्यादा मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है? 5,000 हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो ये 5 जो ज़्यादा मिल रहा है इट विल बी टर्म्ड एज द गेन ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये हम नाम दे सकते हैं। तो हम इसको नाम दे रहे हैं गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यानी आपको आपकी मशीन बेचने में नुकसान नहीं हुआ है, इनफैक्ट आपको फ़ायदा हुआ है। सो दिस इज़ द कैलकुलेशन। तो आपने प्रॉफिट या लॉस का अंदाज़ा कैसे लगाना है बच्चों? अगर आपकी बुक वैल्यू से ज़्यादा, यानी कि अगर आपको, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, कैश विच इज़ रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड अगर आपको ज़्यादा हो रहा है, कैश रिसीव इज़ ग्रेटर दैन बुक वैल्यू, तो ये सिचुएशन में आपको क्या होगा?
आपको गेन हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। और अगर इसकी अपोजिट सिचुएशन है कि कैश रिसीव्ड इज लेस देन द बुक वैल्यू, देन आपको क्या होगा, लॉस। लेकिन अगर कैश रिसीव्ड इज इक्वल्स टू द बुक value, then this situation will be called the no gain and no loss situation। तो ये सिचुएशन आपने जहन में रखनी है सारी। अगर मैं इस सवाल में ये कहता कि 40,000 की आपकी बुक वैल्यू, पैसे भी आपको 40 ही मिल रहे हैं, तो आप क्या बोलते सर कोई गेन नहीं हो रहा, कोई लॉस नहीं हो रहा। 40,000 से कम मिलते तो आप यकीनन यही बोलते कि सर लॉस हो रहा है, हमारी चीज़ जो है वो ज़्यादा की है, पैसा कम मिल रहा है। तो ये तरीका है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने का, राइट। अच्छा जी, अब मैं इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको करवा रहा हूँ जो कि इस रिक्वायरमेंट में नहीं है। जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्पोजल। अब डिस्पोजल से रिलेटेड जितनी एंट्रीज हैं मैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके जी, देखें जी, अब डिस्पोजल का मतलब तो आप जान ही गए हैं कि हम सर एसेट को बेच रहे हैं ना। देखें, जब आप एसेट को बेच रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी मशीन को बुक्स में से निकालना होगा, क्योंकि आपकी मशीन यानी फिक्स एसेट आपका जब फिजिकली आपके पास से जा रहा है, सेल आउट हो रहा है, तो आपकी बुक्स में से भी, अकाउंटिंग के रिकॉर्ड में से भी आपको उसको निकालना होगा। अब सबसे पहले हमें मशीन का अकाउंट यहाँ से ख़त्म करना है, ठीक है। अच्छा जी, मशीन का अकाउंट कैसे ख़त्म करें, कैसे ख़त्म करें? याद करें, मशीन जब आप ख़रीदते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? सर मशीन जब हम परचेज़ करते हैं तो मशीन को डेबिट करते हैं, यहाँ पे साइड में बताते हैं सर फिक्स एसेट का नाम ले लेते हैं, चलो। फिक्स एसेट को सर हमने डेबिट किया होगा जब परचेज़ किया होगा, और कैश को हमने सर क्रेडिट किया होगा। ये एंट्री हमने पास की होगी एट द टाइम ऑफ परचेज। बेटा एसेट को डेबिट किया गया था ना, अब एसेट को अगर आपने अपनी बुक से हटाना है, निकालना है, तो क्या करना होगा आपको? सर हमें अपने एसेट को डेबिट से उतार के क्रेडिट करना होगा, तो मैं यही कर रहा हूँ। फिक्स एसेट को मैं डेबिट की बजाय क्रेडिट कर रहा हूँ, यानी उसकी जितनी कॉस्ट थी उसको उसकी कॉस्ट से अपनी बुक से मैं निकाल रहा हूँ। मैंने कर दिया क्रेडिट बाय 1 लाख। सर ओरिजिनली दैट वाज फॉर 1 लाख, फिक्स एसेट की जो कॉस्ट थी 1 लाख थी, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी, अब जब जहाँ क्रेडिट होता है तो वहाँ डेबिट भी होता है, तो डेबिट पर 1 लाख आना है, ये बात फैक्ट है। मगर किस अकाउंट में आएगा? देखें, हमारे जो CI के पेपर होते हैं, O लेवल्स के, उसमें ये कहा जाता है कि आप यूज़ करें ये डिस्पोजल की एंट्रीज़ बनाने के लिए, आप यूज़ करें डिस्पोजल का अकाउंट। तो फिक्स एसेट के कॉस्ट को क्रेडिट करने के बाद आपने डेबिट करना है डिस्पोजल के अकाउंट में, यानी आपने फिक्स एसेट के 1 लाख को क्रेडिट करके अकाउंट्स अपने रिकॉर्ड में से आज़ाद कर दिया, और उस 1 लाख के अमाउंट को आपने ट्रांसफ़र कर दिया डिस्पोजल के अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। सो दिस इज़ द एंट्री नंबर 1। ये एंट्री बनाने से आपने अपने फिक्स एसेट की 1 लाख की कॉस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है डिस्पोजल के अकाउंट में। ओके जी, एसेट तो हमारी बुक से निकल गया। अब आपने एक काम ये करना है, इस एसेट की आप हर साल डेप्रीसिएशन की एंट्री आप पास करते हैं। याद कीजिए सर, इस एसेट की डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या पास करते थे? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता था हर साल, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को सर हम करते थे क्रेडिट हर साल। आई होप आपको याद होगा। आपने इस फिक्स एसेट की कॉस्ट को डेबिट करके रिकॉर्ड किया हुआ था, क्रेडिट करके उसको निकाल दिया है। मगर इस एसेट पर जितना डेप्रीसिएशन एवरी ईयर चार्ज हो रहा था, तो आप ये एंट्री पास कर रहे थे
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब आपको याद होगा जब मैंने क्लास में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का टी अकाउंट बनवाया था, ठीक है, या इससे पहले वीडियो लेक्चर में भी टी अकाउंट बनवाया था, तो आपको याद होगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के टी अकाउंट में हर साल का डेप्रीसिएशन हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो इस एंट्री में से हर साल का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेप्रीसिएशन एक्सपेंस खत्म हो जाता है, हमारी इनकम में से ये एक्सपेंस माइनस हो जाता है, फिनिश हो जाता है। बचता क्या है, एक्यूमुलेट क्या होता है, जमा क्या होता रहता है सर, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का हमारा अकाउंट अभी भी हमारी बुक्स में एग्जिस्ट करता है, बट ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि हमने अब तक, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, अब तक टिल द डेट ऑफ द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 60,000 प्रोविजन को एक्यूमुलेट किया था। अच्छा, एक्यूमुलेट किया था सर, किस साइड पे किया था, डेबिट पे किया था, क्रेडिट पे किया था सर, द आंसर इज क्रेडिट साइड। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को आप क्रेडिट करते रहते, क्रेडिट करते रहते, नाउ दिस इज द टाइम टू डेबिट द प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बाय द फुल अमाउंट। सो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को हम कर रहे हैं डेबिट बाय, टोटल डेप्रीसिएशन वॉज 60,000। अच्छा जी, डेबिट कर दिया, क्रेडिट पे आपने ये अकाउंट ओपन किया हुआ था, इसको आपने कर दिया डेबिट। अब क्या करेंगे सर, अब इससे ये जो 60,000 डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी करना होगा कहीं ना कहीं। तो क्रेडिट आप करेंगे 60,000 को कौन से अकाउंट में, जिस अकाउंट में आप अपने फिक्स एसेट की कॉस्ट को लेकर, डिस्पोजल अकाउंट, यानी डिस्पोजल अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दी, यानी हर अकाउंट अपनी जगह छोड़ता जा रहा है और वो सारे अमाउंट ट्रांसफर हो रहे हैं डिस्पोजल के अकाउंट में। फिक्स एसेट डेबिट साइड पर था, उसने डेबिट साइड से हमने उसको उतार दिया, डेबिट पे नाम लिख दिया डिस्पोजल, यानी फिक्स एसेट का अमाउंट चला गया डिस्पोजल के अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट साइड पे था, क्रेडिट साइड से हमने उसको उठा के डेबिट कर दिया, क्रेडिट साइड पे हमने नाम लिख दिया डिस्पोजल का, यानी हर जगह पर हम डिस्पोजल का अकाउंट बिठाते जा रहे हैं। एंट्री नंबर थर्ड, एंट्री नंबर थर्ड में अब आपने जो ये आपने दोनों अकाउंट अपने फिक्स एसेट के बंद कर दिए, उसकी कॉस्ट का अकाउंट बंद कर दिया, प्रोविजन का अकाउंट बंद कर दिया। नाउ कैश रिसीव की एंट्री बनाइए। सर कैश जब आता है तो कैश डेबिट हो जाता है, सर कैश कितना आ रहा है 45,000, राइट, 45,000 का कैश आ रहा है, तो सर इस कैश को डेबिट तो कर दिया है, क्रेडिट करना है 45,000 से, सर वी नो दैट, बट हमें क्रेडिट किस अकाउंट में करना है सर, वही एक अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। कैश भी जो मिला उसको भी डिस्पोजल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए आप। अच्छा जी, 3 एंट्री होंगी, चौथी एंट्री, फोर्थ एंट्री में आपका, अगर आप नोट करें तो हम ये जो सारे स्टेप्स हैं यही एंट्री के स्टेप्स हैं हमारे। पहली में हमने 1 लाख की एंट्री बनाई डिस्पोजल की एंट्री, दूसरी में 60,000 से बनाई, और तीसरी में 45,000 से बनाई। अब फोर्थ एंट्री में जो 5,000 का गेन हुआ है, गेन ऑन डिस्पोजल, गेन हमारी इनकम है, और इनकम आप जानते हैं हमेशा क्रेडिट साइड पर आती है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं गेन ऑन डिस्पोजल। गेन हमारी इनकम है, प्रॉफिट है, उसको हमेशा कहाँ पे लिया जाता है, क्रेडिट साइड पे लिया जाता है, तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट, और इसको भी कहाँ पे डेबिट करेंगे, डिस्पोजल अकाउंट में 5,000 से। तो बस डिस्पोजल की सिर्फ ये 4 एंट्रीज होती हैं हमारी। अब एक आखिरी चीज़ और देख लें आप लोग, अगर आपने ये चारों एंट्रीज, इनफैक्ट ये सारी वर्किंग ठीक की है, तो अब हम वो अकाउंट बनाने वाले हैं जिसमें तमाम चीज़ों को हमने ट्रांसफ़र किया है। डिस्पोजल का टी अकाउंट, डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाने वाले हैं, और डिस्पोजल का टी अकाउंट हमारा हमें बताएगा कि हमने सारा काम दुरुस्त किया है क्या नहीं किया। कैसे बताएगा अभी पता लग जाएगा। डिस्पोजल का टी अकाउंट बनाने का तरीका वही है सर, डिस्पोजल जितनी बार डेबिट हुआ है डेबिट पे लिया है, जितनी बार क्रेडिट हुआ है क्रेडिट पे लिया है। पहली एंट्री में डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ था 1 लाख से, मैं डेबिट पे लिख रहा हूँ, 1 लाख से डेबिट हो गया डिस्पोजल, किसकी वजह से हुआ था सर, ये हुआ था फिक्स एसेट की वजह से, तो क्रॉस रेफरेंस में नाम लिख दिया मैंने फिक्स एसेट, राइट। अच्छा, पहली एंट्री पोस्ट हो गई। दूसरी में हमने डिस्पोजल अकाउंट को आप देख सकते हैं क्रेडिट किया है, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ 60,000, किसकी वजह से सर, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, राइट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन की वजह से आ गया। थर्ड एंट्री में डिस्पोजल अकाउंट हुआ है क्रेडिट 45,000 से, क्रेडिट कर दिया, किसकी वजह से सर, कैश की वजह से। और फोर्थ एंट्री में 5,000 से डेबिट हुआ है, किसकी वजह से सर, गेन ऑन डिस्पोजल की वजह से सर।
अब हमने ये काम दुरुस्त किया है या नहीं किया है, इसका पता ऐसे चलेगा कि हमारे डिस्पोजल का अकाउंट दोनों जानिब से ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएगा। आप यहाँ का टोटल करें 1,05,000 यहाँ का बन रहा है, और आप यहाँ का भी टोटल कर लें, ये भी कितना बन रहा है 1,05,000। तो हमारे कुछ किए बगैर ही ये अकाउंट डिस्पोजल का बराबर आएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि यहाँ तक की सिचुएशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसमें मेन हमारा जो पर्पस था वो सबसे पहला पर्पस ये सीखना था कि फुल ईयर पॉलिसी में डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, और दूसरा पर्पस था दैट हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और फिर उसकी सिचुएशंस को समझना और जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिस्पोजल एंड द टी अकाउंट ऑफ डिस्पोजल। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको बार बार वीडियो को देखें, आप अच्छे तरीके से समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी क्वेश्चन का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से काम करके दिखाएंगे, राइट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।